गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बोराजीन एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एज वेल एज फॉर CSI या नेट। अगर आप ना इसको एक बार पढ़ लेते हो, जैसे आज आपने पढ़ा, आज आपने एक शॉर्ट नोट्स इसके बना लिए, एक बार इसको पढ़ लिया ना, और उसके बाद एक रिवीजन आपने पेपर के टाइम पे कर ली, मैं आपको श्योरिटी ये कह रही हूँ, ये अगर इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर लो, क्योंकि बहुत ईजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कुछ भी रटाफिकेशन नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साल छोड़ के इसके क्वेश्चन आते आते, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बोराजीन क्या होता है। बोराजीन का फॉर्मूला होता है B3N3S6। ठीक है, जैसे हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन हमारा क्या होता है, हमारे उसमें सारे कार्बन्स लगे होते हैं, है ना, ये हमारा बेंजीन होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कार्बन और जो कार्बन है उसको रिप्लेस कर दें, मतलब हमारा फॉर्मूला होता है B3N3S6। ठीक है, अगर हम कार्बन को 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन वैसे का वैसा रहे, तो वो हमारा क्या बन जाता है, बोराजीन। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इसका क्या दूसरा नाम है, ये है B3N3S6। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो, जैसे इसमें 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बोराजीन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने जैसे एक बोरोन लगाया, यहाँ पे आपने एक नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ एक बोरोन लगाया, यहाँ आपने एक नाइट्रोजन लगाया, यहाँ बोरोन, यहाँ पे नाइट्रोजन और ये बोरोन। ठीक है, हमें पता है, फिर इसके बाद इसमें सब में हाइड्रोजन्स लगा दो, आपने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन। बोरोन तो 3 ही बॉन्ड्स बनाता है, ये इसने 3 बॉन्ड्स बना लिए, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए। हमें पता है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बनने के बाद भी उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में है, तो ये इनके साथ क्या बॉन्ड बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसी को बोल देते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये इसको देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और इसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम इलेक्ट्रॉन क्रैक कराएं 2, 4 एंड 6, तो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तभी इसमें लिखा हुआ है इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है कलरलेस लिक्विड है। भाई अगर ये बेंजीन जैसा है, बेंजीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जहाँ पे हमें पता है, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहाँ कॉन्जुगेशन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। यूवी में पढ़ते हैं हम लोग इस चीज़ को, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में। तो यहाँ भी तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी तो कॉन्जुगेशन है, तो ये भी कलर्ड होना चाहिए था, बट ये है कलरलेस। तो इसका पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई इट इज़ कलरलेस, उसका यहाँ पे मैंने ये रीज़न लिखा हुआ है, ये अभी चलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। जैसे बेंजीन हमारा डायमैग्नेटिक होता है, इसी तरीके से ये भी डायमैग्नेटिक होता है, वो भी इसी में अभी आ जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी लेस एरोमेटिक एंड मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। मतलब बेंजीन से कम एरोमेटिक है, जबकि डीलोकलाइजेशन यहाँ पे भी है, फिर भी ये बेंजीन के कंपैरिजन में लेस एरोमेटिक है, मोर रिएक्टिव है बेंजीन से। इसका रीज़न ये वाला डायग्राम है। जब इसमें अपन लोग हक्कल मोबियस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता है कितने एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें 6 जो है एनर्जी लेवल्स बनाने हैं। हाँ, अगर 6 है तो 3 क्या होंगे, बॉन्डिंग होगी, ये मेरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो गई, ये मेरी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और वो हो गई हमारी ऑर्बिटल्स, और ये हो गई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये मैक्सिमम फील्ड है, तो ये होगी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पेरिसाइक्लिक में बहुत अच्छे से करवाया है मैंने, और ये हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा बेंजीन वैसा ही बोराजीन, बस डिफरेंस क्या है, इसके मैंने एनर्जी लेवल्स थोड़े से ऊपर बनाया, इसके एनर्जी लेवल्स थोड़े से नीचे बनाए। क्यों? क्योंकि वी नो यहाँ पे सारे में कार्बन है, यहाँ पे बोरोन और नाइट्रोजन है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ बोरोन एज वेल एज इट इज मोर देन दैट ऑफ कार्बन। यहाँ पे सारे कार्बन हैं बेंजीन में, यहाँ पे भी है बोरोन एंड नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज़्यादा है।
मैंने ये बहुत अच्छे से इवन केमिकल बॉन्डिंग में ये क्लास में करवाया है, इवन एसिड बेस में करवाया है कि जिसकी इलेक्ट्रो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी बताया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसके एनर्जी लेवल को हम थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी नीचे है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे। क्यों नीचे ड्रॉ करेंगे? मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा। ये थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये थोड़ा उससे दूर होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनके लेवल्स को हम नीचे ड्रॉ करते हैं। हमें ये भी पता है जितना एनर्जी डाउन होगा, डिक्रीज होगा, उतना ही एनर्जी अप होगा एंटी बॉन्डिंग का। तो ये जितना डाउन ये उतना ऊपर, ठीक है। ये इसका लूमो है, ये इसका होमो है, ये उतना ही नीचे। अगर अब हम इनके लेवल, इनके गैप को देखें, होमो और लूमो के, होमो लेमो लूमो के, इसका एनर्जी गैप इतना है, इसका एनर्जी गैप इतना कम है ना। तो एनर्जी गैप कम है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एम्प्टी और फील्ड में तो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनमें डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन होगा ज़्यादा क्योंकि एनर्जी गैप है कम। यहाँ पे गैप है ज़्यादा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगा, लेस होगा, कम होगा, होगा पर कम होगा। तो लेस एनर्जी गैप, देयरफॉर मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी मोर एरोमेटिक। यहाँ पे मोर एनर्जी गैप, देयरफॉर लेस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहला पता चली एरोमेटिक क्यों है, ये कम क्यों है, क्योंकि होमो लूमो का गैप बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये रीज़न। सेकंड डायमैग्नेटिक, ये तो दिख ही रहे हैं डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट कलरलेस, एनर्जी गैप है ज़्यादा, डीलोकलाइजेशन है कम, एनर्जी गैप ज़्यादा है और ये लाई करता है यूवी रीजन में, और हमें पता है जो भी लाई करता है यूवी रीजन में वो क्या होते हैं हमारे कलरलेस। सो दे आर देयरफॉर ट्रांसपेरेंट बिहेवियर इन यूवी रीजन बिकॉज ऑफ द मोर एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो, ठीक है। सबके रीजंस आ गए ये वाला। HMO से हमें पता चल गया, HMO से। अब आते हैं मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, कि बोराजीन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन में क्या है, वी हैव कार्बन कार्बन कार्बन, तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों सेम एटम है। जो जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है मान लो तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों बिल्कुल बराबर लेवल पे। यहाँ पे भी है बोरोन एंड नाइट्रोजन, और हमें पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बोरोन। तो उससे क्या होगा, इस पे थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके वजह से बोरोन और नाइट्रोजन का जो ये बॉन्ड होता है वो पोलर होता है और टूट जाता है और एडिशन रिएक्शन भी देता है, ठीक है। तो देखो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन, BN बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर फॉर नाइट्रोजन, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, मतलब जो ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ना, थोड़ा दिया उसने, है ना, क्योंकि उसकी बेसिसिटी का नेचर है, बट बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन के ज़्यादा पास आएगा, जिसके वजह से इसका थोड़ा सा नेचर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, इसका नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, और इसी को बोल देंगे एसिड नेचर, इसका एसिड नेचर हो जाएगा और इसका थोड़ा सा बेसिक नेचर हो जाएगा। And also N-सेटर है more electron density than that of boron, तो it will act as a nucleophile and it will act as a electrophile, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी वजह से ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो पोलर पोलैरिटी है ही नहीं बॉन्ड्स में, तो क्यों टूटना चाहेंगे, इतने अच्छे मैं एरोमेटिक हूँ, मेरे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है, तो व्हाई आई वांट टू रिएक्ट, इसके दे आर पोलर नेचर, तो दे, और इनकी एरोमेटिसिटी भी उतनी ज़्यादा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मैथड ऑफ प्रिपरेशन, सिर्फ यही दो मैथड बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पेपर में आते हैं। रिएक्शन आ जाएगा, ये पूछ लेंगे, कुछ भी इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। ये हमने सेकेंड क्लास में ही किया था, डाइबोरेन्स की रिएक्शंस। देखो डाइबोरेन है, अमोनिया इज अ स्मॉलर बेस, और अगर स्मॉलर बेस होगा तो मैंने क्या कहा था, 2 बॉन्ड्स बना सकता है, और अगर 2 बॉन्ड बना सकता है तो ये किस में टूटना था, BH4 नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव में, और BH2 पॉजिटिव क्योंकि ये अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे लिगेंड 2 बन जाएगा, तो BH2 NH3 पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। क्लास देखी होगी तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। इनकी अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है, क्या होती है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ठीक है।
नेक्स्ट में अगर मैं इसी को फर्दर इसका टेम्परेचर और बढ़ा दूंगी ग्रेटर देन 160, अभी तो 100 था तब तो वही रिएक्शन होगी, अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ा दिया तो इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और वी विल फॉर्म, इससे हमें मिलेगा क्या, B3N3 एसिड, दैट इज कॉल्ड बोराजीन, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो हमारे पेपर में आता है, अगर आपने गेट के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। NH4Cl, चाहे आप LiBH4 डाल दो, NaBH4 डाल दो, आप एक पहली बात, ये हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जानते हैं ये कैसे ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव, और BH4 नेगेटिव क्या देता है, H नेगेटिव। ये होते हैं हाइड्राइड डोनर, क्या होते हैं, हाइड्राइड डोनर होते हैं, ये H नेगेटिव देगा, ठीक है, यहाँ से हमारे को H नेगेटिव मिलने वाला है। तो मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म में टूटा, ये नेगेटिव फॉर्म में टूटा। अब ये पॉजिटिव फॉर्म में है, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है LiCl या NaCl इसमें से निकल जाएगा, ठीक है, और बचेगा NH4 पॉजिटिव BH4 नेगेटिव। ये फिर यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि न्यूट्रल करना है इसको, भाई NH4 पॉजिटिव इट वांट टू गेट न्यूट्रल, तो ये H पॉजिटिव देगा, ये H नेगेटिव देगा, और हमारी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मतलब इसके साथ वी हैव ऑल्सो अ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या बचेगा, NH3BH3, इसको थोड़ा सा भाई आप इसको थोड़ा सा बैलेंस करोगे, ये बन जाएगा N3B3S6। ऐसे होता नहीं है, मैं लर्न करने के लिए आपको बताया। LiCl निकाल दिया, उसमें से H पॉजिटिव H नेगेटिव मिला, हाइड्रोजन गैस मिला, ये बना दिया इसने बोराजीन। तो ये थी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड सम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बोराजीन। अब हम इनकी मूव ऑन करेंगे रिएक्शंस की तरफ। गाइस अब हम इसकी करते हैं रिएक्शंस, सिर्फ एक ही दो रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आइसोमर्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है कि बेंजीन और बोराजीन एक दूसरे के बिल्कुल आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो रिएक्शंस भी एक जैसी देनी चाहिए। बट हमें पता है बेंजीन कैसी रिएक्शन देता है, हमारे को बेंजीन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे देता है, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल R लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा HNO3 और H2SO4 मतलब ये डला हुआ है, ठीक है, और हीट दे रखा है। हमें पता है HNO3 से क्या मिलेगा, हमें NO2 पॉजिटिव, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऐसा बनाया, फॉर एग्जांपल ये ऐसा है और इलेक्ट्रॉन बेक हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। NO2 आया, NO2 ने यहाँ पे एक्ट कर दिया और कैसे बना, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे ही, इस पे पॉजिटिव चार्ज है R है और यहाँ पे NO2 है। हमें पता है एरोमेटिसिटी तो वो गेन करना चाहेगा, फिर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा और हमारी एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाएगी, और H पॉजिटिव से क्या रिप्लेस हो गया, NO2, और जो जैसा था वो वैसा का वैसा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं। बट बोराजीन में बिकॉज ये पोलर नेचर है, उसके पास पहले से ही पोलैरिटी है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नाइट्रोजन पे अटैक करता है, नेगेटिव बोरोन के ऊपर अटैक करता है और एडिशन रिएक्शन देता है। यहाँ पे ClHHH, यही भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल MeOH है तो वो कैसे ब्रेक होगा, OMe नेगेटिव और H पॉजिटिव में, ठीक है, नेगेटिव वाला नाइट्रोजन पे, पॉजिटिव वाला मैंने उल्टा कर, नेगेटिव वाला बोरोन पे और पॉजिटिव वाला नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन देता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन रुक सकता है। अब इसके बाद दो पॉसिबिलिटी है, मान लो इसको हीट कर दिया, तो हीट करने पे क्या होता है, हाइड्रोजन निकलते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, और एक हाइड्रोजन ये वाला फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन निकल गया, माइनस हाइड्रोजन गैस हो जाती है, और हमारा जो है ये एरोमेटिसिटी, जैसे ये यहाँ से निकला तो ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन मतलब हीट करने पे हाइड्रोजन निकल जाता है और हमारे को इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है। मान लो NaBH4 डाला, हमें पता है H नेगेटिव है, हाइड्राइड डोनर है, तो हाइड्राइड डोनर H नेगेटिव कहाँ पे एक्ट करेगा, बोरोन के ऊपर करेगा, तो यहाँ पे Cl ना लगे, Cl से माइनस Cl नेगेटिव, मतलब Cl से H नेगेटिव रिप्लेस हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे सारे के सारे बोरोन के ऊपर
H लग जाते हैं, तो ये हमारे को मिल सकता है B3N3H12। इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये थी इसकी 3 रिएक्शन, यही इंपॉर्टेंट, बस इतना सा ही करना है। अब आते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B3N3H4X2 आया फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछे कितने आइसोमर्स हैं, तो कैसे ड्रॉ करोगे? हमें पता है सारे हाइड्रोजन्स होते हैं, पर हमें अब क्या करने, 2 X2 लगाने, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब X2 है तो कहाँ कहाँ लग सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया, एक ये हो गया B, N पे लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, B पे लगा दिया, B, अब यहाँ पे क्या किया, BN पे लगाया पर पैरा पे लगा दिया, एक दूसरे की ये क्या पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। और कहीं पे करोगे, अगर यहाँ लगा दोगे फिर वो सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया, NN पे लगा दिया। और देखो और कोई पॉसिबिलिटी है? आपको लग रहा है कि और कहीं पे पॉसिबिलिटी होगी? यही पॉसिबिलिटीज होंगी। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए? 4। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला बनाना है, B3N3H5X। आप कैसे बनाओगे? आपने ड्रॉ कर लिया पहले, यहाँ पे B, यहाँ पे N, यहाँ पे B, यहाँ पे N, यहाँ पे B, यहाँ पे N, ठीक है। 5H लगाने, किसी पे भी लगा लो, मान लो इन सब पे लगा दिया आपने, H H H H H। अब एक X लगाना है, मान लो ये लगा लिया। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे भी लगाओगे चाहे यहाँ पे सापे, तो वो तो सेम ही होना है। नेक्स्ट आप ये डिफरेंट कर सकते हो कि एक बोरोन पे लगा दो, मतलब यहाँ पे मान लो ये ऐसे का ऐसा है, यहाँ बोरोन है, यहाँ पे एक X लगा दो, तो ये एक डिफरेंट टाइप का आइसोमर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोरोन पे, यहाँ पे नाइट्रोजन पे है। तो इसके कितने आइसोमर्स हो गए? 2। इसी तरीके से आप इसको करोगे, इसके 6, इसके 4, इसके 2, यही पॉसिबल होंगे। करके देखना है, नोटबुक में ड्रॉ करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखने पे नहीं जाना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम इसके करेंगे हलाइड्स, मतलब बोरोन फैमिली के हलाइड्स, और पहले फैमिली के करेंगे, फिर बोरोन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइड्रोलिसिस कौन कितना फास्ट करता है, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन बेसिक है, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, वो ये अब हम लोग मूव ऑन करेंगे। अब हम लोग ग्रुप 13 के हलाइड्स करते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो हलाइड्स बनाएंगे, हलाइड्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ बनाएंगे, ठीक है। हमें पता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा जो +3 है वो तो बोरोन के लिए स्टेबल होता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, और नीचे आते हैं +1 स्टेबल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये BX3 टाइप के इसको बनाने चाहिए हलाइड्स, और इनको बनाने चाहिए BX टाइप के, TLX टाइप के, पर ये TLX3 टाइप के भी हलाइड्स बनाते हैं। मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये जो है ये MX और MX3 दोनों तरह के हलाइड्स बनाते हैं। सिर्फ बोरोन जो है वो MX3 टाइप का जो है हलाइड बनाता है। तो ऐसे बोरोन ऑल अदर मेंबर्स फॉर्म MX एंड MX3 टाइप ऑफ हलाइड्स, ओके। अब ये तो बनाएगा सिर्फ ये वाला, ये मेन है, और बोरोन का यही हलाइड से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम वाले से ब्रिज टाइप वाले में आता है, ब्रिज बॉन्डिंग में आता है, वो हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, है ना। यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऐसे आपको दे देंगे, BF3 से लेके BI3 तक। पहला क्वेश्चन, ऊपर से नीचे आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, कि कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन कि ऊपर से नीचे बता दो एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा। थर्ड ये क्वेश्चन आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन विद अमोनिया ज्यादा है या कम है, ठीक है। एक एक चीज पढ़ेंगे। इसके लिए एक ही, इन तीनों का आंसर सिर्फ एक है, दैट इज बैक बॉन्डिंग, जो कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, बैक बॉन्डिंग समझाया है। देखो बैक बॉन्डिंग की एक ही फॉरमोस्ट कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने बोरोन ले लिया, ये फ्लोरीन ले लिया, हमें पता है इसका ट्रायंगुलर क्लीनर स्ट्रक्चर है, ये इसकी एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये पहले तो ऑब्वियस सी बात है एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, फिर ये इसको यहाँ पे ऐसा देके, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये इसी को क्या बोलते थे, बैक बॉन्डिंग, कि इसने दोबारा वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जिसके वजह से, और एक और बात, क्या फॉरमोस्ट कंडीशन होती है कि अगर ये 2p का है, एक मेंबर आपका 2p का होना बहुत जरूरी है।
आपकी बैक बॉन्डिंग के लिए, कोई भी एक, चाहे ये, ठीक है। तो ये 2p का है और ये भी 2p का है, ठीक है। तो ये तो मतलब बैक बॉन्डिंग तो करेगा, ये इसको दोबारा इसमें वापस करेगा, इसने वापस दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब तो ये चाहेगा नहीं कि कोई और मुझे बाहर से इलेक्ट्रॉन दे, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। अब इसको जब इलेक्ट्रॉन इसी के पास वाले एटम से मिल रहा है, तो वो दूसरे के साथ क्यों बॉन्ड बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे बोरोन, अब यहाँ पे ये 2p है, ये भी 2p, ये भी 2p, ये 3p, सॉरी ये 2p, ये 3p, ये 4p और ये हमारा हो गया 5p। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं p ऑर्बिटल बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली दो छोटे एटम्स हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा एज कंपेयर टू बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग के लिए 2p तो है, पर जो इसके साइड एटम्स हैं जो वो हैं, वो नीचे नीचे जाते जाते क्या हो रहे हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से जो बैक बॉन्डिंग है वो वीक होती चली जाती है, उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, इवन वो नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है बैक बॉन्डिंग। अब इसे बैक बॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, तो एसिडिटी डिक्रीजेस। तो लुईस एसिडिटी, अगर हम लुईस एसिडिटी, इवन उसको एसिडिटी भी कहेंगे, तो ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो नहीं रही, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, पहला पॉइंट। नाउ कम्स टू द थर्मल स्टेबिलिटी। ऑब्वियस ही बात है, जब ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये करेगा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसमें क्या होता है, तीनों में ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द सिंगल बॉन्ड। तो ऑब्वियसली बात है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसको हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसको ज्यादा हीटअप करने पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज द बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, एसिडिटी इंक्रीज करती है। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे, कोई भी चीज समझनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, वो स्ट्रॉन्ग बन गया, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, तो नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी घट गई। नेक्स्ट आते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन विद अमोनिया। देखो अमोनिया के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, एक अमोनिया यहाँ से आया, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ऑब्वियस ही बात है एक अडक्ट बनाएगा, है ना। अब यहाँ BF3 है, अब BF3 पहले से ही फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल्स को फिल कर चुका है, तो क्या वो अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, ऑब्वियस बात नहीं चाहेगा। अब यहाँ पे ही मान लो अब हमने लगा दिया आयोडीन, ठीक है। अब आयोडीन है, ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, तो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि मैं इसके साथ बॉन्ड बना लूं। और हमें पता है जैसे बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, तो जो जितने जल्दी और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन विद अमोनिया इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है, एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो वो अमोनिया के साथ जल्दी बॉन्ड बनाना चाहेगा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो जैसे ही बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। फ्लोरीन में वो बनाना ही नहीं चाहता, फिर भी थोड़ा बहुत बनाएगा, तो थोड़ी सी हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलीज होगी। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, हीट ऑफ फॉर्मेशन विद अमोनिया इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं अमोनिया के साथ बॉन्ड बन रहा है और हीट और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट बाद में समझ में आए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाइड्रोलिसिस। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, रेट क्या है, अगर हम बोरोन से लेके आयोडीन में जाए कौन हाइड्रोलिसिस ज्यादा करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये फ्लोरीन, अब हमें पता है ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये इसके साथ उतना बॉन्ड तो नहीं बनाएगा जितना कि अगर यहाँ आयोडीन है वो बनाएगा, पहला पॉइंट। चल फिर भी ये बनाएगा, ये यहाँ देगा, ऑब्वियस इसने दिया तो यहाँ पे इसके पास हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये F F F आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियस ये रिलीज करेगा तो ये यहाँ पे और ये यहाँ से करके निकल जाएगा -HF, यहाँ OH और यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक। अब अगर मैंने दो और वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए तो इसी तरीके से ये रिलीज हो जाएगा, इसी तरीके से ये रिलीज हो जाएगा, ये OH OH OH, तो ये क्या बन जाएगा, P
OH का थ्राइस। तो यही रिएक्शन को मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, BF3 reacts with water BOH3 प्लस 3HF, क्योंकि एक HF यहाँ निकला, 2 HF यहाँ पे निकले, तो 3HF। बट इसके साथ जब ये होता है, बिकॉज एक तो बैक बॉन्डिंग हो रही है पहला, और दूसरा होता क्या है कि एक ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि बहुत स्टेबल होता है। पहले देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स क्या है। होता क्या है, ये जो HF रिलीज करता है, हमें पता है ऐसा तो है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल में BF3 होगा, बहुत सारे BF3 होंगे। तो होता क्या है, ये जो HF है इस BF3 के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है 3H पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर ये पूरी तरीके से 100% बनना चाहिए था, तो ये 100% ना बन के ये 50% बनता है, और 50% हमारा ये वाला कंपाउंड बनता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। जिसकी वजह से इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मतलब BF3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस दो तरीके की, एक पार्शियल एक कंप्लीट। तो BF3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी रिएक्शन देता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है। अब ये कैसे बना, इसको हमारे को पता है, हमने एसिड बेस में पढ़ा, ये H पॉजिटिव F नेगेटिव में टूटेगा, F नेगेटिव BF3 के साथ मिलके क्या बना देगा, BF4 नेगेटिव, और H जो है इसके साथ यहाँ पे आके 3H पॉजिटिव बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कटायन और आयन का कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा स्टेबल है, जिसके वजह से कुछ मॉलिक्यूल, कुछ प्रोडक्ट ये बनता है, कुछ प्रोडक्ट ये बनता है, जिसकी वजह से ये बोलते हैं हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर हम ये जनरल लिखे तो ये बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था 100%। अगर X क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब जैसे जैसे नीचे रहा बैक बॉन्डिंग कम हो रही है, ऑब्वियसली वो तो वो अच्छे से बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे जब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं तो इनके साथ होती है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब ये 100% यही प्रोडक्ट मिलता है। ये प्रोडक्ट हमको बिल्कुल भी नहीं मिलता, ये वाला प्रोडक्ट हमें बिल्कुल नहीं मिलता, तो इसको बोल देते कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा समझ में आ गया। अब ये क्यों अनस्टेबल है, ये वाला जब हम लोगों का क्लोरीन लग गया या ब्रोमीन लग गया या आयोडीन लग गया, क्यों अनस्टेबल है, देखो खुद सोचो। ये कटायन है, ये अनायन है, एक कटायन एक अनायन बराबर साइज के हैं, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ऑब्वियसली बात वो स्टेबल है। एक 10th क्लास का बच्चा है, एक 1st क्लास का बच्चा है, क्या उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो पाएगी, उतनी नहीं हो पाएगी ना। जो अगर 10th के दो बच्चे हैं तो उनमें अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो इसी तरीके से क्योंकि कैटायन अनायन का साइज बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये प्रेफर नहीं करता ये बनाना, वो कंप्लीटली BOH3 बना लेता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल समझ में, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक के आप सब कर सकते हो, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बैक बॉन्डिंग है तो ऑब्वियस OH नहीं लेना चाहेगा, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कम होगी, मतलब यहां से यहां जाएंगे, हाइड्रोलिसिस का रेट इंक्रीजेस। ठीक है, अब दो और क्वेश्चन आते हैं, ये वाले और एक ये वाला, कि जो बोरोन के जो हैलाइड्स होते हैं ना, BF3 BaCl3, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे होते हैं कोवलेंट। ठीक है, जिसकी वजह से दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पहला पॉइंट। सेकंड, इट इज अ गैस, these two are liquid and this is a solid। ठीक, नेक्स्ट ये जितने हैं ये सब मोनोमर रहते हैं, मोनोमर मतलब इसी फॉर्म में रहते हैं, BF3 के फॉर्म में, BCl3 फॉर्म में, Br3 फॉर्म में, Bi3 फॉर्म में, क्योंकि मोनोमर मत रहते हैं। अगर डायमर होते तो डायमर कैसे बनते, ऑब्वियसली बात है ब्रिज बॉन्डिंग करते, जैसे BF मान लो BF3 का मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान लो Cl मान लेते हैं, ये Cl है, ये अगर मतलब इस तरीके का बनाता है, यहाँ पे Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इसे हम क्या बोल देते, डायमर बोल देते, ब्रिज बॉन्डिंग बोल देते, बनाना बॉन्ड बोल देते, B2S6 की तरह, है ना। ये इस फॉर्म में नहीं रहके यही फॉर्म में रहना प्रेफर करते हैं, जबकि अगर एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम होते हैं वो ब्रिज बॉन्डिंग करते हैं। अब क्यों, वाई, बिकॉज हमें पता है दिस इज बोरोन एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है, अब बोरोन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज हो गया बड़ा, वही बात है छोटे बड़े साइज का, जो जिसके वजह से ब्रिज बॉन्डिंग स्टेबल नहीं होती है, इसलिए दे ऑल आर मोनोमर्स, बट मतलब all the halide except for boron like aluminium, gallium, indium, thallium are either dimeric or polymeric and exist in a
सॉलिड स्टेट, मतलब वो सारे, जैसे एल्यूमिनियम रहता है एल्यूमिनियम Cl3, ये Al2Cl6 की फॉर्म में रहता है, डायमर बनाता है, ब्रिज बनाता है। इसी तरह थैलियम वाले आते हैं, ये ब्रिज बना लेते हैं, डायमर्स बना लेते हैं, पॉलीमर्स बना लेते हैं, क्योंकि उनके कंपैरेबल साइज है। ठीक है, तो ये, और अगर ऑब्वियस ब्रिज बनाएंगे तो ऑब्वियस सॉलिड होंगे, ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, इसीलिए ये नॉर्मली गैस लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। ठीक, तो ये है हमारा हलाइड्स। तो यहाँ पे हमारा पूरा बोरोजीन, बोरोन, ये वाला पार्ट हमारा होता है खत्म। अब हमारा रह जाता है बोरेट्स। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि ये नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन CSI या नेट में भी आया हुआ है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बोरेट्स के साथ। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।